गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और आपकी एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर है FC हिंदी का जो सभी को है, तो उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्या आता है आप लोगों को पता ही है। आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दिया है तो MCQ आते हैं, उसमें 50 आप लोगों को है ना 50 MCQ आते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपको, उसमें से सही ऑप्शन पर जो है सर्कल काला करना है, ठीक है। तो आपको OMR शीट पे अपनी उसका आंसर जो है वो 4 ऑप्शन में दिया हुआ होगा और उसका जो आंसर सही है उसका आपको काला गोला करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए जो आपका FC हिंदी है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने अपने आप लोगों की सुविधा के लिए अपने स्तर से थोड़े निकाले हैं कि ये आप लोगों को थोड़ी सी इससे मदद मिल जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि मैंने इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को पता ही है, आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब आपके जो MCQ है। तो सबसे पहले है कर्म के माध्यम से भगवान को पाना है। तो कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है, इसका आंसर क्या आएगा? आसान, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? जो दिखावे के लिए कर्म करता है वो ढोंगी कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ढोंगी। इसके बाद तीसरा है आपका, कलयुग में ईश्वर का नाम जप करना किसके बराबर है? तो कलयुग में ईश्वर का नाम जप करना यज्ञ के बराबर है। अगला देखते हैं हम आपका चौथा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कौन से कर्म भी करने चाहिए? तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको जन कल्याण के कर्म करने चाहिए। इसका सही आंसर क्या आएगा? जन कल्याण के कर्म। ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म ना करते हों, ऐसा किसने किससे कहा? तो ऐसा जो है वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, ठीक है। इसके बाद अगला आपका है छठवा, कलियुग केवल नाम आधारा किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। इसका आंसर आएगा तुलसीदास जी। इसके बाद सातवां जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के स्तंभ माने जाते हैं? तो ये निराला जी जो है वो छायावाद के कवि थे, तो ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। आठवां जो है आपका MCQ, जागो फिर एक बार कविता के लेखक का नाम लिखिए। तो जागो फिर एक बार लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा। 3 ताप कौन कौन से हैं? तो 3 ताप है दैहिक, जैविक और भौतिक। इसके बाद सत श्री अकाल किस धर्म से है? सत श्री अकाल जो है वो सिख धर्म से है, इसका आंसर आएगा सिख धर्म। इसके बाद है अगला, मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार किस लेखक को प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार जो है इसका आंसर आएगा अमरकांत जी को प्राप्त हुआ था। रामचंद्र की माँ का क्या नाम था? ये दोपहर का भोजन कहानी जो है ना उससे लिया गया है। उसमें रामचंद्र पात्र है, उसकी माँ का नाम क्या था? सिद्धेश्वरी, ठीक है। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसकी कहानी के लेखक जो है वो अमरकांत हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इनकी गिल्लू कहानी है, ठीक है। इसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1907 में हुआ था। गिल्लू कौन है? अगला क्वेश्चन है आपका, गिल्लू कौन है? मैंने अभी बताया महादेवी वर्मा की ये गिल्लू कहानी है।
तो इसमें गिल्लू कौन है? तो एक गिल्लू जो है वो गिलहरी का बच्चा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, अशोक के फूल किसका संग्रह है? तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संग्रह से लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं की विधा क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है। ठीक है, इसके बाद स्वाधीनता शब्द का अर्थ है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है मतलब अपनी अधीनता। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपनी अधीनता। अगला है आपका, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने प्रेम को सबसे बड़ी चीज माना है। तिलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो तिलंगा शब्द जो है वो बघेलखंड में प्रसिद्ध है। सुरैती क्या है? तो सुरैती जो है वो भित्ति चित्र है। भित्ति यानी क्या होता है? दीवाल। दीवाल पर जो है, जो दीवार जो होती है उस पर चित्र बनाया जाता है, उसको सुरैती कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो कथा, वह कथा जिसे गाया जाता है कहलाती है। तो जिसे गाया जाता है वो क्या कहलाती है? लोक कथा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश लोक कला के क्षेत्र में फेलोशिप प्रदान करता है। तो इसका आंसर आएगा चक्रधर। क्या प्रदान करता है प्रत्येक वर्ष लोक कला के क्षेत्र में? मध्य प्रदेश चक्रधर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कलाकार एवं लोक कलाकारों के कारण ही किसने खजुराहो, सांची आदि के शैल चित्रों को सम्मिलित किया है? तो किसने किया है? यूनेस्को ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पहेली को जनउला कौन से अंचल में कहा जाता है? तो पहेली को जनउला बघेली अंचल में कहा जाता है। हिंगोली नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? हिंगोली नाट्य जो है वो आपका बघेलखंड में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरी पूंछ और लाल कमान तौबा तौबा करे पठान, यह है क्या है ये? तो यह है पहेली। ठीक है, माच कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो माच जो है वो मालवा का प्रसिद्ध नृत्य है। मध्य प्रदेश में लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को के जो लोक साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिदम्बा क्या है? तो जिदम्बा जो है वो स्त्री नाट्य है। लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो लावनी गीत जो है वो पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं और शाम के समय गाए जाते हैं। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? कंघी बनाने का श्रेय जो है वो बंजारा जाति को है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? कहावत। अगला है आपका, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है योग्यता से अधिक की चाह। ठीक है, ये क्या है? मुहावरा। अक्ल का दुश्मन क्या है? अक्ल का दुश्मन क्या है? मुहावरा। ठीक है, सामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो सामूलिया शिल्प जो है वो निमाड़ में प्रसिद्ध है। क्षिप्रा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन में। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध होना चाहिए? उज्जैन में। ठीक है, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को कवित्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री कही जाती हैं? तो ये भी छायावाद की कवित्री हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण सुख और दुख। ये ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में जो है वो ऐसा ही आता है, रात और दिन, सुख और दुख, है ना, धूप और छांव। ठीक है, तो और लगा हुआ होता है वहाँ पर, अधिकतर वहाँ पर क्या होता है, कुछ रेयर ही ऐसा होता है, बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पर और नहीं लगा जाता है। बाकी तो सारे द्वंद्व समास में और लगाया जाता है और उसमें क्या आता है, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, वहाँ पर ये पहचान होती है कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला आपका
कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तो कामचोर शब्द में तत्पुरुष समास है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अभी मैंने बताया कि दोनों पद प्रधान, जैसे रात और दिन, तो दोनों अपनी जगह, दोनों की अपनी जगह है, दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि चौराहा, तिराहा, नवरंग, ये नवरात्रि, ये जिसमें संख्यावाचक जो होता है वो समास जो है वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो आप इसका आंसर द्विगु समास देंगे। ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? भारतीयों को ब्रह्मा का रूप माना गया है। ठीक है, प्रमोद कौन था? तो प्रमोद जो था वो मुंशी जी का सबसे छोटा बेटा था। ये कहानी पढ़ी होगी आपने तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद कहानीकार अमरकांत जी को किस प्रकार का लेखक कहा जाता है? तो इनको यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। ये यथार्थ मतलब क्या होता है? सत्य। ठीक है, इसके बाद पशुता से आशय है। पशुता से आशय क्या होता है? बुरी प्रवृत्तियाँ। जो बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो हमको जो है वो बताती हैं कि हम अभी भी जो है, जैसे हम पहले पशु थे ना, तो अभी भी हम में कुछ लक्षण रह गए हैं। तो ये बुरी प्रवृत्तियाँ पशुता से आशय है। जो हम में बुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो पशुता की निशानी होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोगों का पेपर है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये तो पढ़ ही लेना है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, सारे जितने भी टॉपिक है, सब सारे लेखकों की बायोग्राफी, मतलब सबका जीवन परिचय देखना है और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। कहानी के पात्र जो हैं उनको देख लेना है एक बार कि मुख्य पात्र क्या है, कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, आपको और भी इसकी तैयारी करना होगा। तो एक बार अपनी जो कहानी है उसको पढ़ लेना, तो अंदर से ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।